स्किन और डाइट का ताल्लुक साइंसी तौर पर कितना मजबूत है? अब जो हमारी स्किन है ये एक जीता जागता ऑर्गन है। इंसुलिन और IGF-1 हार्मोन्स स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये प्रोसेस्ड फूड की वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजिश ज़्यादा हो जाती है इंटरनली भी, अंदर भी, और वो भी नज़र आती है फिर हमारी स्किन पे भी। जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस एजिंग के मसले को कैसे डील कर सकते हैं? हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और फिर हमारी स्किन को भी अफेक्ट करती है। तो जब कोलेजन इलास्टिन अच्छा नहीं होगा तो फिर स्किन में उतनी फर्मनेस नहीं होगी। कोलेजन ड्रिंक्स होती हैं, इनको पीने से आपकी स्किन वाकई टाइट हो जाती है। और देखिए, कोलेजन ड्रिंक्स जो है उनको पीने से एकदम से स्किन टाइट नहीं होती। कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा छोटे पार्टिकल्स में जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ता पहले कोलेजन ड्रिंक या कोलेजन शॉट या फिर जो कोलेजन की टैबलेट्स हैं वो लेनी शुरू की हैं और हफ्ते के अंदर आपको अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जिनको दिल का, हार्ट का, गुर्दों का मर्ज़ है या शुगर के पेशेंट्स हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको कोलेजन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आज के पॉडकास्ट में नाज़रीन हम गुफ्तगू करेंगे आजकल के ट्रेंड्स के हवाले से कि जो डिटॉक्स ड्रिंक्स, कहवे और स्लिमिंग कॉफ़ीज़ का ट्रेंड चल चुका है, जो हम देखते हैं, दावे किए जाते हैं कि इन ड्रिंक्स के साथ आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे कि इनके अंदर कितनी सदाकत है और मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। जो जितने भी दावे किए जाते हैं, जो हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर देखते हैं, अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान, स्क्रोलिंग के दौरान हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो आज की गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सारा। आइए चलते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहले कि स्किन और डाइट का ताल्लुक साइंसी तौर पर कितना मजबूत है और क्या ये वाकई में हम जो देखते हैं उसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, स्किन और डाइट का बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन इस तरह से भी नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ खाई आज और कल सुबह उसको स्किन पे उसका कोई इफेक्ट हो गया, या फिर आज कुछ खाया और कल एक्ने हो गई। इस तरह से नहीं होता। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब कि ओवर टाइम ऐड होता रहता है इफेक्ट, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी डाइट हैबिट्स की वजह से ऐड होता रहता है। अब किस तरह से डाइट और स्किन रिलेटेड है? अब जो हमारी स्किन है ये एक जीता जागता ऑर्गन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं इसको। क्या चीज़ें होती हैं वो? एक तो हार्मोन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन का अंदर से जो हमारी डाइट से रिलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो है, फिर जो हमें न्यूट्रिशन मिल रही है, तो न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी हमारी स्किन को डाइट के थ्रू कितनी हो रही है, इन सब पे डिपेंड करता है। अब अगर हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन और IGF-1 हार्मोन्स स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये हार्मोन्स हमारे डाइट की वजह से रेगुलेट होते हैं। कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो हम खाते हैं तो इंसुलिन जो है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, IGF-1 का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से, या फिर जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से, या फिर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी वजह से, जैसे कि सफ़ेद आटा हो गया, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, या फिर हमारी जो चीनी वाली बहुत सी चीज़ें होती हैं वो, तो उनको खाने की वजह से इंसुलिन, IGF वगैरह ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एक्ने ज़्यादा होती है। तो ये तो एक रिलेशन आपको पता चल गया। इसके अलावा क्या होता है? अब जो हमारे कुछ डाइट ऐसी होती है, आजकल तो बहुत ही कॉमन है, जो प्रोसेस्ड फूड्स हम लोग खाते हैं, खासतौर पे बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड की वजह से इन्फ्लेमेशन, सोजिश ज़्यादा हो जाती है इंटरनली भी, अंदर भी, और वो भी नज़र आती है फिर हमारी स्किन पे भी। उस सोजिश की वजह से एक्ने भी ज़्यादा होती है और कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि एक्जिमा है, रोज़ेशिया है, ये चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं और ये भी डाइट से रिलेटेड होती हैं। अब रोज़ेशिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि डाइट से ट्रिगर होती है। कुछ ऐसी डाइट्स होती हैं जो हम खाते हैं, जैसे ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, या फिर बहुत गर्म चाय भी पी ली, बहुत गर्म कॉफ़ी पी ली, और कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से तो ट्रिगर हो जाता है। तो डाइट डेफिनेटली इफेक्ट्स। फिर कुछ और वजूहात भी होती हैं, जैसे कि अब एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गट स्किन एक्सिस। अब उसका क्या मतलब है? मतलब कि जो हम डाइट खाते हैं वो हमारे अंदर जो हमारे गट के माइक्रोबायोम्स होते हैं, मतलब कि जो फ्लोरा होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली हमारे गट में रह रहे होते हैं, इंटेस्टाइन्स में रह रहे होते हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। तो जब उनको अफेक्ट करती हैं तो ओवरऑल जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है।
क्योंकि अगर हेल्दी माइक्रोबायोम नहीं होगा तो जो इवन जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो भी उतनी बेहतर नहीं होगी, और जब अंदर से इन्फ्लेमेशन होगी या सोजिश होगी तो वो फिर स्किन पे नज़र भी आएगी, और फिर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होंगे, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होंगे या कम होंगे तो वो स्किन पे ज़ाहिर होंगे। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि गर्म चीज़ें जो हम खाते हैं जैसे कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ये अगर हम एम्प्टी स्टमक इसको यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले उन्हें कॉफ़ी पीनी होती है, तो वो किस हद तक इफेक्ट कर रही होती है आपकी स्किन को? देखिए, जो कॉफ़ी या चाय खाली पेट, इसका जो इफेक्ट होता है बेसिकली ये होता है कि एसिडिटी कर सकती है, हार्ट बर्न कर सकती है। तो अगर तो किसी को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो, लेकिन अगर किसी को होती है एसिडिटी या फिर जिसको हम कहते हैं तेज़ाबियत, मैदे की तेज़ाबियत, अगर किसी को वो हो रही है तो बेहतर ये है कि वो खाने के साथ ये चीज़ें लें, उठते ही सुबह उठते ही ना लें। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आदत होती है, अगर वो सुबह उठते ही कॉफ़ी नहीं पीते या चाय नहीं पीते तो उनका दिन शुरू नहीं होता, लेकिन फिर उनको इन चीज़ों से इफेक्ट भी नहीं होता, उनके मैदे की तेज़ाबियत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनका मैदा ज़रा जैसे कहा जाता है कि स्ट्रांग है, तो उनको फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो पी सकते हैं। अच्छा, हम जो क्रीम्स हो गए या फिर कोई सीरम्स वगैरह जो अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, उसका कितना असर होता है? और अगर जो हम एज़ कंपैरेटिवली चीज़ें डाइट खा रहे हैं, उसका कितना ज़्यादा असर होता है? अच्छा, अगर आप डाइट को स्किन केयर रूटीन्स या क्रीम्स से कंपेयर करें तो उसके लिए जो स्किन केयर रूटीन और क्रीम्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब हम क्रीमें वगैरह या जो भी स्किन केयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम अपने चेहरे पे लगाते हैं तो वो एक टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि जो हमारा इशू होता है उसके लिहाज से हम वो ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट होगी, अगर एक्ने है तो एक्ने से रिलेटेड ट्रीटमेंट होगी जो कि हम अप्लाई करेंगे अपने चेहरे के ऊपर। तो उसका जो इफेक्ट होता है, एक तो आता भी थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि हम रेगुलर एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका बेनिफिट ही उस कंसर्न के लिहाज से है जो कि स्किन का है हमारा कंसर्न, तो उसका इफेक्ट भी एक तो जल्दी आता है और दूसरा ये कि इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब ये नहीं है कि डाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, डाइट का भी इफेक्ट होता है, लेकिन एक इनडायरेक्ट से इफेक्ट होता है। मतलब कि अगर एक्ने ज़्यादा है तो हम अगर डाइट को इम्प्रूव करें तो वो एक्ने डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है। मतलब कि शुगरी डाइट कम खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स कम खाएं, ऑयली चीज़ें ज़रा कम कर दें, डेयरी फूड को थोड़ा सा कम कर दें, तो ओवर टाइम हमारी स्किन इम्प्रूव हो जाती है, एक्ने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ डाइट को देखें कि डाइट हम इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारी एक्ने खत्म हो जाएगी, तो डाइट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। डाइट एक सप्लीमेंटेशन के तौर पे आप कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट आप एक ले रहे हैं उसको सप्लीमेंट और करेगी, मतलब कि और फायदा देगी। अगर आप चीज़ को रोक सकती है, उस चीज़ को फायदा दे सकती है। मतलब कि अगर एक्ने की आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, ट्रेटिनॉइन वगैरह, आइसोट्रेटिनॉइन ले रहे हैं या फिर टॉपिकल सीरम्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रेटिनॉल वगैरह या कुछ और एक्ने के लिए, और उसके साथ डाइट इंप्रूव कर लें तो उसका इफेक्ट और बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ डाइट से आप एक्ने को ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं कि अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए आप ऐसी कौन सी डाइट खाएंगे जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बेहतर हो। एक तो विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, तो विटामिन सी को अगर आप पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको टॉपिकली अप्लाई करें, मतलब कि क्रीम्स की फॉर्म में या सीरम की फॉर्म में अप्लाई करें, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा बेहतर आता है और ज़्यादा जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जैसे कीनो है या लीमो है या गुआवा जो कि पपीता जिसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी विटामिन सी काफ़ी होता है। तो वो भी खाने से इंटरनली एक तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, बेसिकली कोलेजन के लिए भी हेल्प करता है, लेकिन ओवरऑल अगर पिगमेंटेशन के लिए देखा जाए तो वो खाने की वजह से इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होती जितनी लगाने की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पर शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा आम है और हर तीसरा शख्स इस बीमारी का शिकार होता है। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके अंदर एजिंग का मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, उनकी स्किन बहुत जल्दी ढल जाती है। तो इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है और जो शुगर के मरीज़ हैं वो इस एजिंग के मसले को कैसे डील कर सकते हैं? शुगर का मसला बहुत आम है हमारी पॉपुलेशन में। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। अब ये शुगर जो है ये काफ़ी तरीक़ों से अफेक्ट करती है। एक तो हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और फिर हमारी स्किन को भी अफेक्ट करती है। शुगर एक तो नाम से ज़ाहिर है कि शुगर बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। अब शुगर पे हम काफ़ी दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर शुगर ज़्यादा हो तो एक तो ग्लाइकेशन प्रोसेस होता है। ग्लाइकेशन प्रोसेस क्या होता है? अब ग्लाइकेशन में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं बॉडी में जो कि हार्मफुल होते हैं, इवन हमारी स्किन के लिए भी, हमारे कोलेजन के लिए, इलास्टिन के लिए। कोलेजन इलास्टिन के साथ बाइंड कर जाते हैं और उनके ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब कोलेजन इलास्टिन अच्छा नहीं होगा तो फिर स्किन में उतनी फर्मनेस नहीं होगी, स्किन की इलास्टिसिटी
अफेक्ट होगी, स्किन में सैगिंग होगी। तो एक तो ग्लाइकेशन प्रोसेस की वजह से एजिंग जो है वो प्रेमेच्योरली स्टार्ट हो जाती है शुगर के मरीजों में। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि शुगर की वजह से सोजिश, इंटरनल जो सोजिश होती है या इन्फ्लेमेशन, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ते हैं तो वो स्किन पे भी नजर आते हैं, एक्ने भी ज़्यादा होती है, एक्जिमा ज़्यादा होता है, रोजेशिया के चांसेस ज़्यादा, सोराइसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा भी शुगर अफेक्ट करती है, एक तो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, हमारी आंखों को अफेक्ट करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि शुगर को कंट्रोल रखा जाए। अब शुगर को कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले टेस्ट कराए जाएँ और देखा जाए कि किस तरह से हमारी जो बॉडी की रेगुलेशन है शुगर की कैसी है। जिन लोगों को शुगर होती है उनको एक टेस्ट करवा लेना चाहिए HB1AC के नाम से हर 3 महीने के बाद, क्योंकि वो 3 महीने का आपका जो बॉडी का शुगर का कंट्रोल होता है वो बताती है हमें। तो अगर तो शुगर कंट्रोल्ड, वेल कंट्रोल्ड है तो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर या तो मेडिसिन से या फिर इंसुलिन से उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं जो हम शुगर के लिए कर सकते हैं? एक तो डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट को इम्प्रूव करेंगे, वज़न को कम करेंगे, कुछ एक्सरसाइज साथ करें, ये तो बहुत इजी चीज़ें हैं। मतलब कि आपको मेडिसिन से पहले भी कुछ, आपको शायद आपने सुना हो कि कुछ शुगर इस तरह की होती है जो डाइट से और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर डाइट से, लाइफस्टाइल चेंजेस से शुगर इम्प्रूव हो रही है तो इसका इफेक्ट हमारी स्किन पे भी आता है। एक तो डाइट इम्प्रूव हो रही है, उसका इफेक्ट आएगा स्किन पे, एक्सरसाइज भी है, वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को इम्प्रूव करती हैं। इवन एक्ने के इन्फ्लेमेशन के चांसेस को कम करती हैं, स्किन में ग्लो लाती हैं, हाइड्रेशन को भी बेहतर करती हैं अगर हम स्किन का ख्याल रख रहे हैं। तो शुगर को कंट्रोल करना, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सटर्नल इफेक्ट जो है उसका वो भी इतना जाहिर ना हो। डॉक्टर साहब, अभी हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कोलेजन ड्रिंक्स हो के, पाउडर हैं, कोलेजन कैप्सूल्स हैं, इनके हम एड्स काफ़ी रेगुलर बेसिस पे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये भी देखें कि कोलेजन बेसिकली है क्या और ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोलेजन जो है ये एक प्रोटीन है। ठीक है। ये एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में रेगुलरली बनता है और बनता रहता है, हमेशा ही बनता रहता है। ठीक है। थ्रू आउट आवर लाइफ बनता रहता है। अब ये बनता कैसे है हमारी बॉडी में? देखिए, जो हम प्रोटीन्स खाते हैं वो हम जिस मर्जी सोर्स से लें, वो हम ले रहे हैं मीट से, चिकन से, फिश से, दालों से, चनों से, किसी भी चीज़ से आ रही है, बॉडी को नहीं पता कि वो किस चीज़ से आ रही है, या फिर सप्लीमेंट्स से वो प्रोटीन बॉडी को मिल रही है। वो प्रोटीन जब बॉडी में जाती है तो वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक पूल होता है, अमाइनो एसिड्स का पूल बॉडी में, जो कि यूज़ होता है जहाँ भी कोलेजन की ज़रूरत हो उसके लिए। अब कोलेजन हमारी स्किन में भी है और हमें तो इंटरेस्ट ज़्यादातर यही होता है कि जो भी हम खा रहे हैं या जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं वो हमारी स्किन के कोलेजन को इम्प्रूव करें, लेकिन एज सच इस तरह से होता नहीं है। अब देखिए, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं या जो कोलेजन हमारे अंदर बनेगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी स्किन के लिए ही वो उसका इफेक्ट हो या स्किन में ही आके बने। जहाँ भी कोलेजन की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स यूज़ हो जाएंगे और वो कोलेजन वहाँ पर बनेगा। अब कोलेजन हमारे स्किन में भी होता है, हमारे बालों में भी है, हमारे नेल्स में भी है, बोन्स में है, जॉइंट्स में है, कार्टिलेज में है, बहुत से ऑर्गन्स में होता है। तो जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो बन जाता है। तो ये एक पूल होता है हमारा, जो हम सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं, डाइट से भी ले सकते हैं। तो बेहतर ये है कि डाइट से ले लें। अच्छा, अब कोलेजन जो है वो 25 की एज के बाद उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 25 की एज के बाद 1% कोलेजन पर ईयर कम हो जाता है। 30s to 40s में कोलेजन का जो डिक्लाइन है या जो कोलेजन का लॉस है वो ज़रा हमारे चेहरे पे, स्किन पे ज़रा ज़्यादा ऑब्वियस होता है, सैगिंग की शक्ल में। हमारे यहाँ पे नीचे से फैट्स जो हैं उनका लॉस स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम जावलिंग कहते हैं, तो वो होता है। उसके अलावा जब मेनोपॉज का टाइम होता है तो उसके शुरू के 5 सालों में अप टू 30% कोलेजन का लॉस हो जाता है। तो कोलेजन जो है काफ़ी सारी चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और इवन अपनी स्किन के लिए, चेहरे के लिए। अगर तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमने अपने चेहरे की ताजगी या फिर चेहरे की जो ग्लो या फिर जो एजिंग है उसको रोकना है, तो हमें फिर उस कोलेजन को बढ़ाना है जो कि हमारी स्किन में है। वो फिर हमारी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स होती हैं। डाइट को हम डेफिनेटली इम्प्रूव करें, डाइट अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन रिच डाइट हो। उसके अलावा जो विटामिन सी है उसको अच्छा होना चाहिए। अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट होगा तो फिर कोलेजन भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो विटामिन सी होना चाहिए, उसके बेशक सप्लीमेंट्स ले लें या फिर ऐसी डाइट लें जो कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी होता है ज़्यादा, वो खाएं।
तो बॉडी में विटामिन सी होना चाहिए ताकि कोलेजन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो सके। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कहा जाता है कि ऐसी क्रीम्स हैं जो लगाने से कोलेजन बढ़ जाता है। अब ये थोड़ी सी मुश्किल बात है समझना, क्योंकि क्रीम्स लगाने से कोलेजन नहीं बढ़ता। अब जो हम क्रीम्स लगा रहे हैं बेशक उनमें कोलेजन हो भी, तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े साइज के होते हैं, वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। तो ऐसे वो हाइड्रेशन तो देता है, लेकिन वो कोलेजन को इंटरनली इंक्रीज नहीं करती। वो क्रीमें कोलेजन को इंक्रीज नहीं करती। लेकिन हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिनकी वजह से कोलेजन की इंडक्शन होती है, जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग है, क्लिनिक्स में हो सकती हैं, आरएफ माइक्रोनीडलिंग है, रीसर्फेसिंग हम करते हैं लेजर्स के साथ, उनमें कोलेजन की इंडक्शन होती है। फिर कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि बायोस्टिमुलेटर्स उनको हम कहते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। एक तो PLLA होता है, पॉलीलैक्टिक एसिड, स्कल्प्ट्रा के नाम से आपने सुना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्सिलेपेटाइट होता है, JDS के नाम से आपने सुना होगा। काफ़ी कॉमनली ये यूज़ होते हैं और इनसे बड़ी अच्छी कोलेजन की स्किन में इंडक्शन होती है। अच्छा, कोलेजन की प्रोडक्शन के हवाले से आपने काफ़ी डिटेल में बताया, तो क्या ये जो कोलेजन ड्रिंक्स होती हैं इनको पीने से आपकी स्किन वाकई टाइट हो जाती है और जो झुर्रियों का इलाज भी इससे मुमकिन है, या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है? देखिए, कोलेजन ड्रिंक्स जो है उनको पीने से एकदम से स्किन टाइट नहीं होती। कोलेजन, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जब हम कोलेजन ड्रिंक्स लेते हैं या कोलेजन की टैबलेट्स लेते हैं या कोलेजन का पाउडर सप्लीमेंट लेते हैं, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, तो वो कोलेजन जो है वो एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा, वो ब्रेक डाउन होगा छोटे पार्टिकल्स में, जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वो अमाइनो एसिड्स ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी स्किन में ही जाके कोलेजन को बनाएं और हमारी स्किन की टाइटनेस को, फर्मनेस को इम्प्रूव करें और सैगिनेस को कम करें। ऐसा नहीं होता। जो भी हम कोलेजन खा रहे हैं या पी रहे हैं, वो एक कॉमन पूल में जाता है। वो हमारे जहाँ भी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो जाके कोलेजन बनाते हैं। बेशक वो हमारे जॉइंट्स हो, बोन्स हो, मसल्स हो, या फिर हमारे नेल्स हो, बाल हो, स्किन हो, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो। अब इसकी रिक्वायरमेंट हम स्किन में कैसे ज़्यादा कर सकते हैं? इसकी रिक्वायरमेंट स्किन में ज़्यादा होती है ट्रीटमेंट्स के बाद। अगर तो माइक्रोनीडलिंग करवाई है, RF माइक्रोनीडलिंग करवाई है, कुछ लेजर्स करवाई हैं, तो उनके बाद और उनके साथ अगर कोलेजन लिया जाए तो फिर वो अच्छी तरह से स्किन के कोलेजन को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम ये कहें कि हम कोलेजन का ड्रिंक पियेंगे और हमारी स्किन टाइट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। और ये इफेक्ट भी इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ता पहले कोलेजन ड्रिंक या कोलेजन शॉट या फिर जो कोलेजन की टैबलेट्स हैं वो लेनी शुरू की हैं और हफ्ते के अंदर आपको अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कोलेजन को रेगुलरली लेना पड़ता है एटलीस्ट 8 से 12 हफ्ते तक, और इसकी एक स्पेसिफिक डोज होती है 5 से 10 ग्राम पर डे। ठीक है, ये लेनी होती है। तो अगर तो ये रेगुलरली ले रहे हैं और कंसिस्टेंट हैं, तो 8 से 12 हफ्ते के बाद रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट नहीं होता इस तरह का कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पता चले। अगर तो देखिए, अगर स्किन की हाइड्रेशन ख़राब है, कुछ स्किन में फर्मनेस हल्की सी कम है और ओवरऑल एजिंग के साइंस हैं, तो अगर कोलेजन ड्रिंक्स हम ले रहे हैं तो हम उससे सप्लीमेंट कर रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आएँ। लेकिन अगर सैगिनेस हो चुकी है, जाउल्स बन चुके हैं, स्किन बहुत एजिंग स्किन की हो चुकी है, तो वो फिर कोलेजन ड्रिंक्स से इम्प्रूव नहीं होगी, उसके लिए ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने डिफरेंट तरीक़ेकार बताए, कोलेजन ड्रिंक्स हैं, कोलेजन शॉट्स हैं, पाउडर्स हैं, कैप्सूल हैं, अब इंजेक्शंस भी आ चुके हैं कोलेजन के। तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा मौसर तरीका कौन सा है? सबसे ज़्यादा मौसर तरीका तो इनमें से अगर कंपेयर किया जाए जो आपने बताया है, तो इनमें से तो जो इंजेक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि वो टारगेटेड ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं जहाँ जहाँ भी कोलेजन की ज़रूरत होती है, और फिर वो वहाँ पे जाके कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं और कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इंजेक्शंस की अगर बात की जाए तो वो कितने सेशन उसके रिक्वायर्ड होते हैं और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, मतलब कि कितनी देर बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है? देखिए, जो बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं जो कोलेजन की स्टिमुलेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इनिशियल उसका एक इफेक्ट होता है फिलिंग इफेक्ट, लेकिन वो सिर्फ उसका जो वॉल्यूम होता है उसकी वजह से होता है। कुछ दिनों के बाद वो फिलिंग इफेक्ट कम हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका असली इफेक्ट जो है ये कुछ हफ्ते के बाद आना शुरू होता है, 6 से 12 हफ्ते के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होता है, और फिर जब इसका रिजल्ट होता है वो साल तक तकरीबन लास्ट करता है। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है एंड इट्स यूजुअली क्वाइट सेफ एज वेल। लेकिन अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक से या किसी ऐसे क्लिनिशियन से करवा रहे हैं जिनको इतना इन चीज़ों का पता नहीं है या फिर इतना एक्सपीरियंस नहीं है,
तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब कोई भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस तो होते हैं, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से स्टेराइल प्रोसीजर को ना फॉलो किया जाए। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के कुछ नोड्यूल्स बनने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर तो सही तरीके से या सही लेवल पे स्किन के कौन से लेयर में इंजेक्ट करना है इसका ना पता और सही तरीके से इंजेक्ट ना किया जाए तो फिर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, जिनको इजिली अवॉइड भी किया जा सकता है अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर से करवाएं जिनको पता है। डॉक्टर साहब कुछ लोगों को जिनको दिल का, हार्ट का, गुर्दों का मर्ज़ है या शुगर के पेशेंट्स हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनको कोलेजन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो सेफ ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कंडीशंस हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए फिर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब कि जैसे अगर तो किडनी डिजीज़ है तो जो जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या फिर और कोई इशू होता है गुर्दों का, उनको प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करके दी जाती है, क्योंकि जो कोलेजन जो है इट्स अ प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो हमारी किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा होगी, कोलेजन ज़्यादा होगा तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर किडनी पहले से ही, गुर्दा पहले से ही डैमेज्ड है तो फिर वो कितना काम करेगा, वो फिर ज़्यादा काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डैमेज और ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये है कि अगर तो किडनी का कोई इशू है, गुर्दों का मसला है, तो फिर डॉक्टर से, जो कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता है, उनसे कंसल्ट करके फिर आप कोलेजन सप्लीमेंट लें। बेहतर तो ये है कि अवॉइड करें। इसी तरह अगर तो लिवर का भी कोई इशू है और लिवर का मसला है, मतलब कि सिरोसिस है या फैटी लिवर है, तो बेहतर है कि कोलेजन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि जो कोलेजन है, जो कि प्रोटीन है, ये एक तो नाइट्रोजन को भी ज़्यादा करती है, यूरिया भी इससे बढ़ता है। जिगर के मसले के मरीज होते हैं उनको भी बड़े एहतियात से कोलेजन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ होती है जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। मतलब कि अगर प्रोटीन के लेवल, कोलेजन इज़ अ प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से एक तो यूरिया बढ़ जाता है, इसी वजह से अमोनिया भी बढ़ सकता है। तो जब अमोनिया बढ़ जाता है तो एक वो अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे, जिसको हम हेपेटिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से प्रॉपर मशवरा लिया जाए, कंसल्ट किया जाए और उसके बाद इस्तेमाल किया जाए। खुद से ये सारे सप्लीमेंट्स जो हैं या कोई भी सप्लीमेंट्स खुद से ना इस्तेमाल किए जाए। दो टर्म्स यूज़ की जाती हैं कोलेजन की, हम बात कर रहे थे, एक मेरीन और एक बोवाइन कोलेजन। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इन दो टर्म्स का मतलब क्या है बेसिकली, और ये किन चीज़ों के इस्तेमाल से हासिल किए जा सकते? जो मेरीन कोलेजन है वो नाम से जाहिर है कि वो सी फूड से आएगा, मतलब कि फिश से, और फिश भी उस तरह की जो कि फैटी फिश हो, जैसे कि सामन है, मैक्रो, फिश से आता है। तो मेरीन कोलेजन जो है वो फिश से आता है। बोवाइन कोलेजन जो है ये काऊ से आता है। ये मेन तो डिफरेंस इनका ये है। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अब वो क्या होते हैं? जो मेरीन कोलेजन है इसमें नॉर्मली टाइप 1 कोलेजन होता है। अब टाइप 1 कोलेजन ज़्यादातर हमारी स्किन में है, नेल्स में और बालों में होता है। जो बोवाइन कोलेजन है उसमें टाइप 1 और टाइप 3 दोनों कोलेजन होते हैं। तो टाइप 1 तो हमें पता है कहाँ पे होता है। टाइप 3 जो है वो बोन्स में, लिगामेंट्स में, मसल्स में, टेंडन्स में होता है, मतलब कि ओवरऑल बॉडी में। तो अगर किसी को अपनी स्किन हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव करनी है तो फिर उनको मेरीन कोलेजन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल हेल्थ की रिक्वायरमेंट है तो फिर बोवाइन कोलेजन की तरफ जाना चाहिए। अब इसमें कुछ और चेंजेस भी होते हैं। जो मेरीन कोलेजन है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पेप्टाइड्स के, अमीनो एसिड्स के, वो ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन ज़रा बेहतर होती है। तो थ्योरेटिकली उनका बेनिफिट ज़रा ज़्यादा होता है बॉडी पे। जो बोवाइन कोलेजन है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े मोटे होते हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन उस हद तक बेहतर नहीं होती जिस तरह से मेरीन की होती है। इसके अलावा एक और चीज़ ये होती है कि कॉस्ट डिफरेंस भी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोवाइन की ज़रा ज़्यादा होती है। एक तो मेरीन कोलेजन महंगा होता है, और दूसरा कुछ लोगों को मेरीन या फिर फिश या फिर जो सी फूड वगैरह होता है उससे एलर्जी होती है। तो अगर एलर्जी के चांसेस हैं तो बेहतर है कि बोवाइन कोलेजन का इस्तेमाल किया जाए, वरना फिर कहने के लिए थ्योरेटिकली मेरीन इज़ बेहतर फॉर स्किन। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि विटामिन सी के बगैर अगर आप कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होता? पहली बात ये। दूसरी बात ये बताइएगा कि कोलेजन को खाली पेट यूज़ करना चाहिए या फिर खाने के बाद? क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? जो विटामिन सी का सवाल आपने पूछा है वो काफ़ी हद तक सच है। ठीक है। विटामिन सी के बगैर कोलेजन का इफेक्ट इसलिए नहीं होता ज़्यादा क्योंकि विटामिन सी के बगैर कोलेजन बनता नहीं है अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अब होता क्या है, कोलेजन जो है जब हमारी बॉडी में बनता है तो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। उसमें से एक स्टेप होता है इसकी हाइड्रोक्सिलेशन का, उसमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो नहीं बनता। तो अगर विटामिन सी की बॉडी में कमी है और हम कोलेजन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तो अच्छी सिंथेसिस या अच्छी प्रोडक्शन कोलेजन की नहीं होगी।
तो ज़रूरी है कि अगर आप ले रहे हैं कोलेजन का सप्लीमेंट तो विटामिन सी का भी सप्लीमेंट लें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे लें, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, बॉडी में होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी चीज़ कि कोलेजन को किस टाइम पे लेना चाहिए। अब ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसको आप खाली पेट लें, सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो। लेकिन कुछ लोगों को उसकी वजह से स्टमक के इश्यूज होते हैं, मतलब कि एक तो टेस्ट उनको अजीब सा लगता है, कड़वा सा बिटर टेस्ट आता है मुंह में, फिर नॉजिया, ब्लोटिंग, कुछ को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी हल्की सी हो सकती है। तो अगर इस तरह के इश्यूज हैं तो खाने के साथ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर हम ना डिटॉक्स ड्रिंक्स का जो ट्रेंड है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो जो हमारा जिस्म है वो डिटॉक्स करने की सलाहियत नहीं रखता? जिस्म हमारा बिल्कुल डिटॉक्स करने की सलाहियत रखता है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्स करता है। जिस्म की जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होता है वो बाकी सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो हमारा जो जिस्म है काफ़ी तरीक़ों से डिटॉक्स करता है। एक तो लिवर से करता है, लिवर हमारा मेन डिटॉक्स ऑर्गन होता है। जो भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं या हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको लिवर चेंज करता है, कन्वर्ट करता है नॉन हार्मफुल में, और फिर उसको बॉडी से रिलीज भी कर देता है बाइल के थ्रू। इसके अलावा हमारे जो किडनीज हैं वो काफ़ी टॉक्सिन्स को रिलीज करती हैं बॉडी से। यूरिन के थ्रू हमारे ब्लड ओवरऑल थ्रू आउट द डे किडनीज फिल्टर कर रही होती हैं। जो भी टॉक्सिन्स हम ब्लड में होते हैं, बॉडी में होते हैं, वो किडनीज के थ्रू भी फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे लंग्स भी एक डिटॉक्स ऑर्गन होता है एक तरह से, क्योंकि जब जैसे हम ब्रीद आउट कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट होती है, विच इज़ टॉक्सिक फॉर बॉडी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रहेगी तो इट्स वेरी हार्मफुल। इसके साथ साथ कुछ और टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह या फिर टॉक्सिक गैसेस इस तरह की होती हैं जो कि हमारे सांस के साथ साथ बॉडी से निकलती रहती हैं। तो इधर से भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। फिर हमारे जो गट है, इंटेस्टाइन्स, वहाँ से भी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसके जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे स्टूल में रिलीज हो जाते हैं। तो दैट्स अनदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। फिर कुछ हद तक स्किन भी हमारी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है। बहुत माइनर उसका इफेक्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, लेकिन जब हमारी स्वेट निकलता है, जिसको हम पसीना कहते हैं, तो उसमें भी थोड़े से टॉक्सिन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इससे भी होते हैं। तो बॉडी इज ओवरऑल अ वेरी गुड डिटॉक्स। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो बॉडी स्लिम करने के लिए स्लिमिंग टीज़ यूज़ हो रही हैं और कावे वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में हैं, आपको क्या लगता है किस हद तक इफ़ेक्टिव है, मतलब हमारी बॉडी को स्लिम करने के लिए? जो डिटॉक्स कावे या डिटॉक्स टीज़ या ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल होती हैं, उनमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक तो उनमें ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी को अगर देखा जाए, इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है। ग्रीन टी को अगर देखा जाए तो वो अच्छी होती है स्किन के लिए, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी के अलावा कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? एक तो हर्ब्स वगैरह होती हैं, मतलब कि जिंजर है, लेमन है, मिंट होता है इन डिटॉक्स इस्तेमाल किया जाता है डिटॉक्स टीज़ में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि लेग्जेटिव, जिसको हम कहते हैं सेना। अब लेग्जेटिव क्या होता है? लेग्जेटिव ये होता है कि उन लोगों को दिया जाता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है या कब्ज होती है, तो उनको दिया जाता है एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसकी कुछ अमाउंट डिटॉक्स ड्रिंक्स में भी ऐड कर दी जाती है। अब उसका बेनिफिट किस तरह से देखा जाता है, मतलब या फिर उसका बेनिफिट फील किस तरह से होता है कि जब एक लेग्जेटिव या फिर जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज को ख़त्म करने की चीज़ दी जा रही है, तो उसकी वजह से बाउल मूवमेंट होती है, स्टूल पास होता है, तो इंटेस्टाइन्स एम्प्टी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा लाइट फील होता है। तो ये एक परसेप्शन होती है कि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी हो रही है क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी अच्छा काम कर रही है, हमारे बाउल्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गट से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। लेकिन एज सच डिटॉक्सिफिकेशन इसकी वजह से होती नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ग्रीन टी इसमें है, ग्रीन टी के फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए देखा जाए तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग वर्ड होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो मेडिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो वो एक हॉस्पिटल प्रोसीजर होता है, जो कि कब यूज़ होता है? अगर तो कोई ओवरडोज हो जाए, ड्रग ओवरडोज हो, या फिर कोई पॉइजनिंग हो, या फिर किडनी का इशू हो, किडनी फेलियर हो, लिवर फेलियर हो, तो इन चीज़ों में हॉस्पिटल्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है डायलिसिस के साथ, या फिर जो पॉइजन्स वगैरह के एंटीडोट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, या एक्टिवेटेड चारकोल, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं जो कि प्रॉपर टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज करती हैं। लेकिन जो डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं वो कौन से टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज कर रही हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज सच वो किसी भी टॉक्सिन पे एक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन ओवरऑल एक तो वो हाइड्रेशन इंप्रूव कर रही होती हैं, और दूसरा वो स्टूल्स पास करने में ज़रा हेल्प कर रही होती हैं, ये वाली चीज़। तो लगता है ऐसे, परसेप्शन ऐसी आती है कि बॉडी हल्की हो रही है और
इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन एज सच उसका रियलिटी में कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। हाँ, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ हद तक अच्छे होते हैं, लेकिन एक्चुअल डिटॉक्सिफिकेशन उनसे नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ ना आमतौर पर कोई भी इवेंट है, जैसे कोई शादी ब्याह या कुछ ऐसा है, तो उससे पहले एक क्रैश डाइटिंग की जाती है ताकि वज़न जल्दी से जल्दी कम किया जाए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है, रिवाज है बहुत ज़्यादा। तो जब उसके बाद फिर ये कि कोलेजन और इलास्टिन की कमी हो जाती है बॉडी में। अब जो बंदा क्रैश डाइटिंग कर रहा है वो अपने इस कोलेजन शॉट्स और दीगर सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए उसको या नहीं करने चाहिए? क्रैश डाइटिंग की जाती है तो बॉडी एकदम से बड़े स्ट्रेस में आ जाती है। क्योंकि देखें, जब हमारी जो बॉडी होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं जो लेनी होती हैं रोज़ ही, जो कि एक फीमेल के लिए तकरीबन 2000 से 2500 तक होती हैं और एक मेल के लिए 2500 से 3000 तक होती हैं। तो अगर क्रैश डाइटिंग को हम कब क्रैश डाइटिंग कहते हैं? जब हम अपनी कैलोरीज की इनटेक को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इतनी कम कर देते हैं कि वो 800 से लेके 1000 तक रह जाती हैं, मतलब कि आधी से भी कम रिक्वायरमेंट, जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उससे आधी से भी कम हो जाती है। तो जब हमारी कैलोरीज कम होंगी तो इसमें हमारी ओवरऑल डाइट जो है वो अफेक्ट होती है। अब ओवरऑल डाइट में क्या होता है, उसमें हमारी प्रोटीन्स भी कम हो रही हैं, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी कम कर रहे हैं, जो हमारी फैट्स हमने नॉर्मल हेल्दी फैट्स लेनी है वो भी कम हो रही हैं। जब ये सारी चीज़ें कम होंगी तो इनका बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक तो ये कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, मतलब कि किसी तरह बॉडी ने सर्वाइव करना है, तो सर्वाइवल मोड में जाती है, मेटाबॉलिक रेट कम होता है। तो जब ये हम क्रैश डाइट को ख़त्म करते हैं तो एकदम से दोबारा से वेट गेन होता है। वो इसी वजह से होता है कि हम क्रैश डाइटिंग एज सच बेनिफिशियल नहीं होती बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम क्रैश डाइट करते हैं तो हमारे मसल्स की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कहीं से एनर्जी तो बॉडी को चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो मसल्स की ब्रेक डाउन भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम इनटेक ही नहीं कर रहे प्रोटीन की, कोलेजन की, और मसल्स की ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो प्रोटीन फिर उसका साइड इफेक्ट होगा, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और फिर उसको दोबारा से बनाना, बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जब क्रैश डाइट करते हैं तो कोलेजन और इलास्टिन की कमी हो जाती है, तो डायरेक्ट नहीं होती लेकिन डेफिनेटली इनडायरेक्ट इफेक्ट उसका होता है, कोलेजन और इलास्टिन पे होता है, क्योंकि हमारी प्रोटीन्स की इंटेक कम हो जाती है। प्रोटीन की इंटेक कम होगी तो कोलेजन और इलास्टिन भी कम होगा, तो डेफिनेटली होता है। लेकिन इसका ये इलाज नहीं है कि हम सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दें, कोलेजन सप्लीमेंट्स, क्योंकि जब हम कोलेजन सप्लीमेंट्स लेते हैं और बॉडी पहले ही सर्वाइवल मोड में है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ वो पहले जाएगी, क्योंकि उसने सर्वाइव कराना है बॉडी को। ठीक है। उस जो टाइम है, स्ट्रेसफुल टाइम, बॉडी जिस स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रही है उसमें उसने सर्वाइव करना है। तो जब हम एक कोलेजन का ड्रिंक ले रहे हैं तो जो हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे कोलेजन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो कोलेजन ड्रिंक्स या फिर अमाइनो एसिड्स जो हमारे पास आए हैं उसकी ब्रेकडाउन से, वो वहाँ पे जाके ज़्यादा एक्ट करेंगे। फिर उस टाइम पे स्किन बॉडी की वो नहीं होती, प्रायोरिटी नहीं होती। तो एज सच उस टाइम में कोलेजन सप्लीमेंट्स का बहुत फायदा नहीं होता स्किन के लिए, लेकिन ओवरऑल ऑर्गन्स के लिए ज्यादा फायदेमंद, ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक है। डॉक्टर साहब, बायोटिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, तो ये जो विटामिन हम कैसे हासिल कर सकते हैं और क्या इसको लेने से वाकई में बाल और जो आपकी स्किन है वो बेहतर होती है? इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और इसकी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो फैट ऑक्सीडेशन के लिए, फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए और अमाइनो एसिड्स के यूज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। तो अब हमारी स्किन जो है उसमें ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो बायोटिन डेफिनेटली एसेंशियल होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे नेल्स वगैरह के लिए भी। लेकिन जो बायोटिन सप्लीमेंट्स हैं उनका फ़ायदा तभी होता है जब बायोटिन की डेफिशिएंसी हो, और बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी नॉर्मली होती नहीं है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होनी हो तो उन लोगों में होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैलन्यूट्रिशन जिनको हो, या फिर उनको कोई गट इश्यूज़ हो, कोई उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हो, मैल एब्जॉर्प्शन की, कि जो भी खा रहे हैं वो लूज़ हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो इस तरह की कंडीशंस में फिर बायोटिन की या और बाकी सारे सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एक जो इसका फ़ायदा देखा गया है वो नेल्स के लिए है। अब बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ब्रेक बहुत जल्दी करते हैं, मतलब कि टूटते बहुत जल्दी हैं। बालों पे भी इफेक्ट डेफिनेटली होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो बाल टूटते हैं, बाल गिरते बहुत हैं और बालों की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है और स्किन भी इफेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी इतनी कॉमन नहीं है तो इसकी सप्लीमेंटेशन से भी इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, सिवाय नेल्स के। नेल्स पे इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर इसका सप्लीमेंट लिया जाए तो नेल्स एक तो थिक भी होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, और जो नाखूनों का टूटना है वो भी इम्प्रूव होता है। डॉक्टर साहब, ये देखा कि जो गट हेल्थ का हमारी स्किन के साथ
क्या ताल्लुक है, और इसको गट हेल्थ अगर ख़राब हो रही है तो वो एक्ने को क्या बढ़ावा देती है? गट हेल्थ का स्किन से काफ़ी गहरा ताल्लुक होता है। जो हमारी स्किन है और गट, इनका एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं गट स्किन एक्सिस। अब जो भी हमारे गट के अंदर चल रहा होता है वो हमारी स्किन पे भी नज़र आ रहा होता है, ओवर टाइम एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। अब ये कैसे होता है? अब जो भी हम खा रहे होते हैं वो हमारे गट से ही एब्जॉर्ब होना है। तो जो न्यूट्रिशन हमें मिल रही है, इवन जो हमारी स्किन को भी जो न्यूट्रिशन आ रही है वो गट के थ्रू ही आ रही है। जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें जो वाइटामिन हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो एब्जॉर्ब होगा गट से, और फिर उसके इफेक्ट्स आएंगे ओवरऑल हेल्थ पे भी और स्किन के ऊपर भी। तो एक तो ये होता है। दूसरा ये कि जब गट की इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब कि कोई भी इशू हो जिसकी वजह से गट का माइक्रोबायोम जो है वो अफेक्ट हो जाए, तो उसकी वजह से एक तो एब्जॉर्प्शन, जो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी इफेक्ट होता है। फिर इन्फ्लेमेशन होती है, जो इन्फ्लेमेशन गट में होती है वो उसका इफेक्ट हमारी स्किन के ऊपर भी होता है, और हमारी एक्ने भी बढ़ती है। अब आप कह रहे हैं कि गट से एक्ने कैसे बढ़ती है, तो कुछ इस तरह के खाने होते हैं जो हम खा रहे होते हैं जो कि ऑफकोर्स हमारे गट से ही गुजर के जा रहे होते हैं और गट से ही एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो जिसमें शुगरी डाइट्स हैं, ऑयली फूड्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये सारे जो हैं ये हार्मोन्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हमारे इंसुलिन IGF-1 जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है तो उसकी वजह से एक्ने होती है। तो दीज आर डेफिनेटली गट रिलेटेड, ये गट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे खानों की बात की है तो उससे एक्ने भी बढ़ी होती है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में रहते हुए देसी खानों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, उनमें ऑयल और मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कौरमा हो गया, निहारी या बिरयानी का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो वो लोकल खानों का हमारी एक्ने को बढ़ावा देने में कितना ताल्लुक है? हमारे खानों का हमारी डाइट से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक होता है। अब देखिए हमारे खानों में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तेल बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि तेल की वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी में तेल ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो ऑयली खाने, प्रोसेस्ड फूड, स्पाइसी फूड इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करते हैं। जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, रोजेशिया है और एक्जिमा, सोराइसिस, इनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो खानों का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब, आखिर में एक हमें ये बताइएगा कि जो कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया पर डिफरेंट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अप्लाई करते हैं, तजुर्बा करते हैं अपने स्किन के ऊपर ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ फॉलो मत करें, क्योंकि आपकी स्किन एक एक्सपेरिमेंट के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड नहीं है। स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे किसी को सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे। अगर तो आपको कोई इशू है, कोई कंसर्न है, तो आप उसकी कोई कंसल्टेशन लें डॉक्टर से और उसके रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करके ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी स्किन खराब हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहले ही कंसल्टेशन लेके एहतियात के साथ इस्तेमाल करें चीज़ों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने देखा कि आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि कोलेजन ड्रिंक्स के हवाले से स्लिमिंग टीज़ यूज़ की जाती हैं, कैवी यूज़ की जाते हैं, बॉडी स्लिम हो जाएगी स्किन को बेटर करने के लिए। और सोशल मीडिया पर इस तरह के काफ़ी सारे ट्रेंड्स भी चल रहे थे जिनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और अपने लिए वो मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकली इसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, किस एज में अप्लाई करनी चाहिए, किस एज में नहीं अप्लाई करनी चाहिए चीज़ें, किन से दूर रहना है, तो आपने इस वीडियो में जाना। और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।